नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में अवैध बार चला रही हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बर्खास्त करना चाहिए। हालांकि इस आरोप को स्मृति ईरानी की बेटी की ओर से खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे रेस्तरां पर शराब परोसने के लिए फर्जी लाइसेंस जारी करवाने का आरोप लगा है और ये कोई सूत्रों के हवाले से अथवा एजेंसियों द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए लगाया गया आरोप नहीं है, बल्कि आरटीआई से खुलासा हुआ है। वहीं स्मृति ईरानी की बेटी के वकील कीरत नागरा ने एक बयान में कहा कि उनके मुवक्किल ना तो उसकी मालिक हैं और ना ही सिली सोल्स गोवा नामक रेस्तरां का संचालन कर रही हैं और उन्हें किसी भी प्राधिकरण से कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी के वकील किराट नागरा ने एक बयान जारी कर लगे गए आरोपों को खारिज किया। बयान में कहा गया है कि स्मृति ईरानी के राजनीतिक विरोधियों ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। ये आरोप सिर्फ इसलिए उन्हें बदनाम करने के इरादे से लगाए गए हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर की बेटी हैं। आरोपों को निराधार बताते हुए वकील ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने वास्तविक तथ्यों का पता लगाए बिना एक गैर मुद्दे को सनसनीखेज बनाने के लिए एक गलत प्रचार का सहारा लिया है और हमारे मुवक्किल को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की है। स्मृति ईरानी ने बेटी के द्वारा अवैध बार चलाने के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। स्मृति ने कहा कि उनकी बेटी की गलती ये है कि उसकी मां ने गांधी परिवार द्वारा 5,000 करोड़ की लूट का खुलासा किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उनकी बेटी की गलती ये है कि उनकी मां सोनिया और राहुल गांधी के द्वारा 5,000 रुपए की लूट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनौती दी और कहा कि वो राहुल गांधी को 2024 में फिर से अमेठी लोकसभा सीट से लड़ने की चुनौती देती हैं। उन्होंने कहा कि मैं वादा करती हूं वो फिर से हार जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। मार्च में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बागी तेवर दिखा रहे प्रगतिशील समाज पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के संबंध में सपा ने पत्र जारी कर दिया है। अलग अलग जारी किए गए पत्र में दोनों ही नेताओं से कहा गया है कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वो वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ओम प्रकाश राजभर को 2 दिन पहले ही वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने खुला खत जारी कर शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर की ओर से की जा रही बयानबाजी के बाद पलटवार किया है। शिवपाल सिंह यादव को लिखे गए पत्र में जहां एक लाइन लिखी गई है कि अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ओम प्रकाश राजभर को लिखे गए पत्र में उन पर बीजेपी से गठजोड़ करने का आरोप लगाया गया है। राजभर से कहा गया है कि आप लगातार बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार के द्वारा लाई गई नई आबकारी नीति को लेकर राजधानी की सियासत में घमासान छिड़ा हुआ है। दिल्ली बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति की जाँच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर उनकी मंजूरी के बिना लाइसेंसधारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार नई आबकारी नीति में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि नई शराब नीति के नाम पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शन में दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। राजस्थान में खनन माफिया पर सरकार में घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी दबाव में आ गए हैं। कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर राज्य के खनन मंत्री प्रमोद भाया को बर्खास्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में खनन माफिया पर नियंत्रण पाना है तो मंत्री को हटाना पड़ेगा। विधायक ने पत्र में लिखा है कि मैं आपका ध्यान भरतपुर की पहाड़ियों में पिछले 551 दिनों से अवैध पत्थर खनन के खिलाफ आंदोलन कर रहे साधुओं और मामले को लेकर खुद को आग लगाने वाले साधु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये अवैध खनन बिना समर्थन संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य का सबसे बड़ा खनन माफिया खुद खनन मंत्री है। बता दें, भरतपुर के आदि बद्रीनाथ और कनखाचल पहाड़ी इलाकों में राज्य सरकार द्वारा खदानों को बंद करने का आश्वासन देने के बाद गुरुवार को साधुओं का 1.5 साल का आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इस दौरान साधु विजय दास की मौत हो गई। आंदोलन के दौरान विजय दास ने इस मुद्दे पर खुद को आग लगा ली थी। गंभीर हालत में उन्हें गुरुवार को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन दास ने शनिवार सुबह दम तोड़ दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि वे लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं।
पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणियों पर फैसले के बाद जजों के खिलाफ चले सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर एनवी रमना ने कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया में संगठित अभियान चल रहे हैं। सीजे रमना ने कहा कि न्यायाधीश तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, कृपया ऐसे कमजोरी या लाचारी समझने की गलती ना करें। मुख्य न्यायाधीश ने रांची में एक अकादमिक कार्यक्रम में व्याख्यान देते हुए कहा कि नए मीडिया उपकरणों में व्यापक विस्तार करने की क्षमता होती है, लेकिन वो सही और गलत, अच्छे और बुरे और असली और नकली के बीच अंतर करने में असमर्थ होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा कि मामलों में फैसला करने में मीडिया ट्रायल एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि मीडिया कंगारू अदालतें चला रहा है। कभी कभी अनुभवी न्यायाधीशों को भी मुद्दों पर फैसला करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि न्याय देने से जुड़े मुद्दों पर गलत जानकारी और एजेंडा संचालित बहस लोकतंत्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मीडिया द्वारा फैलाए जा रहे पक्षपातपूर्ण विचार लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस प्रक्रिया में न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी से आगे जाकर आप हमारे लोकतंत्र को 2 कदम पीछे ले जा रहे हैं। सीजे रमना ने कहा कि प्रिंट मीडिया में अभी भी कुछ हद तक जवाबदेही है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शून्य जवाबदेही है, क्योंकि ये जो दिखाता है वो गायब हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया को बदतर बताया। महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी नेताओं से जुड़े 2 मामलों की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। अब तक इनकी जांच महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी। द इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर दी। एक मामला कॉल रिकॉर्डिंग का है और इसे लेकर मुंबई पुलिस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी दर्ज कर चुकी है, जबकि दूसरा बीजेपी के नेता गिरीश महाजन और 28 अन्य लोगों से जुड़ा है। इन सभी पर जबरन वसूली और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। महाराष्ट्र में चूंकि अब सरकार बदल चुकी है और महाविकास आघाड़ी की जगह एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और बीजेपी की सरकार सत्ता में आ चुकी है, इसलिए इन मामलों को केंद्र सरकार के तहत आने वाली जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपा जाना सवाल जरूर खड़े करता है। शिवसेना पर किसका हक है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का या फिर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का? चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों से कहा है कि वो 8 अगस्त तक इस बारे में उसे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इसके बाद चुनाव आयोग उन दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला लेगा। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना पर किसका हक है, आज की तारीख में यह सवाल महाराष्ट्र की सियासत में सबसे चर्चित है। बड़ी संख्या में विधायक, पार्षद और सांसद भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ आगे आए हैं। बीते दिनों में एकनाथ शिंदे गुट ने पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को खत्म कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनी और एकनाथ शिंदे को इसका नेता बनाया गया। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी में ईडी ने 20 करोड़ रुपए कैश जब्त किए हैं। ये छापेमारी एक कथित शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर की गई। अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। ये फ़ोन किस काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, इसके बारे में एजेंसी पता लगा रही है। ईडी ने इसके बाद अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में ले लिया। ईडी ने इसके अलावा शिक्षा मंत्री परेश सिंह अधिकारी और विधायक माणिक भट्टाचार्य और अन्य के यहाँ भी छापेमारी की है। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में कथित घोटाले में सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चैटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पार्थ से पिछले 26 घंटों से लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी। बता दें, पार्थ बंगाल सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। इस दौरान शनिवार सुबह पार्थ की तबीयत बिगड़ने की खबर थी, जिसके बाद डॉक्टरों की एक टीम को घर पर बुलाया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।